हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर वी श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मिस्कम 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सॉल्यूशन के आज के लेक्चर में हम जानेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी या विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। किसी पदार्थ को किसी विलायक में, किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है, घोला जाता है, तो यह जो प्रोसेस होता है डिज़ोल्यूशन का या घुलने का, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये हम लोग देखेंगे। तो आपको बताएं कि किसी सब्सटेंस या पदार्थ की किसी सॉल्वेंट या विलायक में जो सॉल्युबिलिटी या विलेयता होती है, वह मुख्य रूप से चार कारकों पर निर्भर करती है। और ये फैक्टर्स हैं कौन कौन से? पहला आपको बताएं, नेचर ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय की प्रकृति, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक की प्रकृति, तीसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर यानी ताप, और चौथा फैक्टर हो गया कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट यानी सम आयन प्रभाव। ये चार फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर और कॉमन आयन इफेक्ट, यानी विलेय की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, ताप और सम आयन प्रभाव। तो अब एक एक फैक्टर हम देखेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट या विलेय की प्रकृति। डिज़ोल्यूशन या घुलने का एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। मतलब कोई पदार्थ किसी सॉल्वेंट में तभी डिज़ोल्व होता है या घुलता है जब दोनों का नेचर या दोनों की प्रकृति एक जैसी होती है। तो आप देखिए, हम यहाँ लिख रहे हैं सॉल्यूट यानी विलेय, और यहाँ सॉल्वेंट यानी विलायक। तो कंडीशन क्या है सॉल्युबिलिटी की?
कि अगर सॉल्यूट यानी विलेय नॉन पोलर है, अध्रुवीय, तो ये तभी डिज़ाल्व होगा किसी सॉल्वेंट में जब सॉल्वेंट भी नॉन पोलर यानी अध्रुवीय या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, यानी कार्बनिक विलायक। तो नॉन पोलर में, और अगर सॉल्यूट पोलर यानी ध्रुवीय या आयनिक, अगर ऐसा हुआ तो सॉल्वेंट यानी विलायक भी पोलर यानी ध्रुवीय होना चाहिए। यानी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे वाटर, अमोनिया, ये सब जो होते हैं वो ध्रुवीय विलायक हैं। तो बताया कि लाइक डिज़ॉल्व्स लाइक, यानी नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ॉल्व होगा और पोलर सॉल्यूट जो होगा वो पोलर सॉल्वेंट में डिज़ॉल्व होगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात थोड़ा सा हम करेंगे, जो पोलर या आयनिक सॉल्यूट या आयनिक सॉलिड अगर है, ये अगर सॉलिड है, ठोस है, तो इसके डिज़ॉल्व होने की कंडीशन क्या होगी? इसके डिज़ॉल्व होने की कंडीशन ये होगी कि इसकी जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी का मतलब जालक ऊर्जा, अगर ये जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी कम है सॉल्वेशन एनर्जी से, यानी जिसे हम कह सकते हैं विलायक योजन ऊर्जा, जैसे अगर वाटर सॉल्वेंट है तो हाइड्रेशन एनर्जी, जल योजन ऊर्जा। मतलब ये कि आयनिक सॉलिड में जो आयंस होते हैं वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं। एक मोल सॉलिड को अपने आयनों में सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो लैटिस एनर्जी कहलाती है। अब सॉल्वेशन एनर्जी का मतलब है कि कोई सॉलिड अगर डिज़ॉल्व होता है, घुलता है किसी सॉल्वेंट यानी विलायक में, तो उसके पार्टिकल्स, उसके मॉलिक्यूल से आयंस जब सेपरेट होते हैं तो उसके बाद से उनके चारों ओर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या विलायक के और उनको घेर लेते हैं और इस प्रोसेस में एनर्जी मुक्त होती है, रिलीज़ होती है, जिसे हम कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। तो अगर ये मुक्त होने वाली ऊर्जा यानी सॉल्वेशन एनर्जी का मान ये इसको तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा के मान से अधिक है तो ये इसमें डिज़ॉल्व हो जाता है। तो ये हमने आपको बताया नेचर ऑफ सॉल्यूट के बारे में कि विलेय की प्रकृति और विलायक की प्रकृति समान है, तो डिज़ोल्यूशन यानी विलेयता जो होती है वो किसी सब्सटेंस की होती है सॉल्वेंट में। और दूसरा फैक्टर देखते हैं,
नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यानी विलायक की प्रकृति। अब इसमें क्या है कि जो सॉल्वेंट होते हैं वो दो तरह के हो गए। सॉल्वेंट जो हो गया दो तरह का हो गया। एक बताया कि नॉन पोलर और दूसरा हो गया पोलर, मतलब अध्रुवीय और ये हो गया ध्रुवीय। तो जो पोलर सॉल्वेंट या ध्रुवीय विलायक होते हैं इनके लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक या परावैद्युत स्थिरांक का जो मान होता है, जो वैल्यू होती है, वो हाई होती है। इसको हम कहीं के से और कहीं से डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ मान लीजिए हम डी से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, जो आयनिक सॉलिड होंगे या ध्रुवीय विलेय होंगे, वो उतनी ही आसानी से इस सॉल्वेंट में डिज़ॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि एक रिलेशन है F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। ये है क्या? F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो आयनों के मध्य कार्य करता है, उनको बांधे रखता है। और D है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बताया आपको कि D की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी उतनी आसानी से ये फोर्स जो होगा वो कम हो जाएगा, आयन्स उतनी आसानी से सेपरेट हो जाएंगे, उतनी आसानी से डिज़ॉल्व हो जाएंगे। जैसे H2O के लिए अगर हम D की वैल्यू निकालें तो वैल्यू जो होती है 78.5 होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये वैल्यू जो होती है वो 78.5 होती है। अब इसके विपरीत ऐसे सॉल्वेंट या विलायक जो नॉन पोलर हो गए, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान बहुत कम होता है, इनमें जो ऑर्गेनिक जो सॉल्यूट होते हैं वो डिज़ॉल्व, माने कार्बनिक ठोस इसमें डिज़ॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि इनमें जो बाइंडिंग फोर्स है क्या, वो कोवेलेंट नेचर या वान डेर वाल्स नेचर का हो गया, तो ये डिज़ॉल्व हो जाते हैं उसमें। तो ये बताया हमने आपको नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में। अब बात करते हैं अगले फैक्टर की, जो है टेम्परेचर। तो तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर, यानी ताप। तो एक प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं ला शातेलिए का नियम या ली चैटलियस प्रिंसिपल। ला शातेलिए का नियम। तो ये नियम बताता है कि ऐसे सॉलिड्स
जिनको हम किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें और सॉल्यूशन बने, तो इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में अगर एनर्जी देनी पड़ती है, हीट एनर्जी, ऊष्मा अगर देनी पड़ती है और ये डिसोल्यूशन होता है, यानी ये विलयन बनता है, तो इनकी विलेयता, ऐसे सॉलिड्स की या ठोस की जो विलेयता होती है, यानी सॉल्युबिलिटी, वो टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ जाती है। माने अगर टेम्परेचर में हम इंक्रीज़ करें, ये साइन का मतलब इंक्रीज़ करें, टेम्परेचर बढ़ाएं, तो सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता जो होती है वो भी इंक्रीज़ करती है। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, ऊष्मागतिकी के हिसाब से बात करें, तो अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ करती है। तो ये बताया हमने ऐसे सॉलिड्स के लिए जिनको सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें, सॉल्यूशन बने और एनर्जी देनी पड़े, तो इनके लिए हो गया। जैसे कह रहे हैं इसमें कि हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो पोटेशियम नाइट्रेट है या शुगर है या ग्लूकोज है, तो इनके केस में ऐसा होता है। अब हम बता रहे हैं आपको जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल के अनुसार ऐसे सॉलिड जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो, सॉल्यूशन बने और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ हो, हीट एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ हो, मुक्त हो रही है, तो ऐसे केसेस में जो विलेयता होती है ठोस पदार्थ की, वो ताप बढ़ाने पर डिक्रीज़ करती है। ताप बढ़ाने पर जो था वो डिक्रीज़ करती है। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बल्कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, इनकी जो विलेयता होती है वो ताप बढ़ाने पर घट जाती है, क्योंकि जब ये डिज़ोल्व होते हैं तो एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है। तो ये हमने बताया कि टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और किस प्रिंसिपल के अनुसार हम इन चीज़ को देखते हैं। ऐसे केस में जो डेल्टा एच की वैल्यू है ये पॉजिटिव नहीं होगी बल्कि निगेटिव हो जाएगी। तो पहले वाले केस में बताया था जब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, और जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव। तो ये बता दिए कि इस केस में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव हो जाती है ऊष्मागतिकी के हिसाब से। तो अब बात करें अंतिम फैक्टर की, चौथे फैक्टर की। चौथा फैक्टर है कॉमन आयन इफेक्ट या सम आयन प्रभाव। कॉमन आयन इफेक्ट
यानी सम आयन प्रभाव। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमेना है। इसमें क्या देखते हैं कि कोई ऐसा आयन जो किसी साल्ट में उपस्थित है, उस आयन की उपस्थिति में अगर वह साल्ट जल में डिज़ाल्व किया जाए, वाटर में घोला जाए, तो उसकी विलेयता जो होती है वो कम हो जाती है, सॉल्बिलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। यानी कह सकते हैं कि कॉमन आयन अगर प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो जो सॉल्बिलिटी यानी जो विलेयता है वो डिक्रीज करती है। सॉल्बिलिटी किसकी देखेंगे? किसी साल्ट की। जैसे AgCl साल्ट लिया और वाटर में H2O में ये Cl माइनस आयन मौजूद है, ये डिज़ाल्व है, Cl माइनस आयन इसमें मौजूद है, और इस साल्ट को हम इस वाटर में, ऐसे वाटर में जिसमें क्लोराइड आयन मौजूद है, अगर इसको डिज़ाल्व करें तो जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि किसी कॉमन आयन की प्रेजेंस में किसी साल्ट की, स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट या अल्प विलेय लवण की जो विलेयता होती है वो घट जाती है। यही कहलाती है कॉमन आयन इफ़ेक्ट। तो हमने आपको बताया कि सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाले या विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो लेक्चर है वो आपको समझ में आएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।